ऑल्टरनेट स्कूल जो हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? केवल एकेडमिक ग्रोथ इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चे के लिए। क्या जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है वो फेल कर रहा है आज के बच्चों को? उस वजह से क्या होता है कि बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर को भी एक बर्डन की तरह लेता है। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ नॉर्मल स्कूल एंड एन ऑल्टरनेटिव स्कूल? ऑल्टरनेटिव स्कूल में बच्चा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है। चेंज, हमें हर चीज में चेंज चाहिए। आजकल का बच्चा कहता है बोर हो गया, अब कुछ और दो। लेकिन कन्वेंशनल स्कूल में सॉरी टू से बच्चे को जबरदस्ती भेजना पड़ता है कि नहीं जाओ, और बच्चा जब आता है तो एक बोझ में करके आता है कि अच्छा अभी होमवर्क करना है, अभी ऐसा करना है। एक आम पेरेंट है, उसको ये नहीं समझ में आता कि इस तरीके की लर्निंग जो है वो शायद बच्चे को बिना स्ट्रेस की लर्निंग दे रही है, जॉय ऑफ लर्निंग दे रही है। अगर बच्चा मैथ्स में वीक है तो वो हमने उसको बोल दिया एज अ वीक स्टूडेंट। दैट कैटेगराइजेशन रियली डैमेजेस अ चाइल्ड्स ग्रोथ। मैथ्स हमारे स्कूल के जो बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, एवरीबडी एंजॉयज मैथ्स। ये भी सोचते हैं कि प्रेशर डला है इसीलिए हम थोड़े टफ भी बनते हैं, आगे जाते हैं। तो अगर ऐसा करिकुलम होता है तो हमारे ऊपर प्रेशर ही नहीं डलता है, तो बच्चे फिर आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। और क्या ऑल्टरनेट स्कूल के बच्चे ट्यूशन जाते हैं? और एक दो बच्चों को ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, थोड़ा सा उनको बुरा लगा, बट दे हैव टू कम बैक टू इट। एंड वी नेवर टेल देम एज अ मोटिवेशनल जार्गन्स, हम नहीं देते कि यू कैन डू इट, कम ऑन यू डू इट। नहीं, तो केवल आप एकेडमिक की तरफ मत ध्यान दो, आप उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दो। इंडियन पेरेंट्स आज एक ही रेस में फंसे हुए हैं। एग्जाम्स, होमवर्क, मार्क्स। कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, लर्निंग से ज़्यादा सिर्फ स्कोरिंग के लिए बच्चे ट्रेन हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ अकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, लर्निंग ख़त्म हो रही है, और बच्चे सिर्फ एक स्कोरिंग मशीन बन रहे हैं। वो सिर्फ परफॉर्म करना सीख रहे हैं। तो क्या एजुकेशन का कोई और रास्ता भी है? आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट स्कूल्स की, जहां बुक्स, होमवर्क्स, पेन, पेंसिल कुछ नहीं होते। जहां बात होती है रियल लाइफ लर्निंग की, थ्रू कुकिंग, फार्मिंग, आर्ट, म्यूजिक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चे को सीखना सिखाती हैं। और इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तुलिका, जो एजुकेशन को सिर्फ क्लासरूम नहीं, जिंदगी का एक एक्सपीरियंस मानती हैं। डॉक्टर तुलिका ऑन स्कूलकास्ट विद अव्यक्त। वेलकम डॉक्टर तुलिका टू स्कूलकास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू अव्यक्त। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब से इसके बारे में मैंने सुना है, आई हैव बीन वेरी वेरी एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट दिस, विच इज़ ऑल्टरनेट स्कूल्स। तो लेट्स स्टार्ट ब्लंटली। क्या जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है वो फेल कर रहा है आज के बच्चों को? ट्रेडिशनल स्कूलिंग काफ़ी डिफरेंट है, और मैं और आप अगर देखें तो हम लोग उसी ट्रेडिशनल स्कूलिंग के ही प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग जो आज हम ये टर्म बोल रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती जा रही है हमारी सोसाइटी के लिए, तो क्यों ऐसा आखिर हम सोच रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों में बच्चों में जो हमने बदलाव देखा है, जो एक एंग्जायटी देखी है, जो जिस तरीके से बच्चे परेशान हो जाते हैं, एग्ज़ाम का जो प्रेशर देखा है, स्ट्रेस देखा है, उस वजह से मुझे लगता है कि इस अल्टरनेटिव एजुकेशन की एक इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो ट्रेडिशनल स्कूल्स के ज़्यादातर एकेडमिक ग्रोथ, एकेडमिक डेवलपमेंट पे कॉन्संट्रेट करते हैं, और उनके लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उन्होंने एक सेपरेट आउट कर रखा है फ्रॉम एकेडमिक्स। तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर को भी एक बर्डन की तरह लेता है, करेक्ट। एक वर्क की तरह लेता है। बिल्कुल। तो उस वजह से बच्चे को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैं एकेडमिकली मेरे को परफ़ॉर्म करना है और ये भी मेरे ऊपर काम आ रहा है। तो उस वजह से जो एक एक्स्ट्रा करिकुलर का एक फ़ायदा हो सकता था बच्चों को, वो नहीं मिल पाता है। तो शायद यहाँ पे ये अल्टरनेटिव एजुकेशन वो गैप को फ़िल करती है। तो अभी तो हमने बात करी कि ट्रेडिशनल स्कूल कैसे फेल कर रहा है बच्चों को, बट ये ऑल्टरनेट स्कूल जो हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो पहले तो मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी कि ट्रेडिशनल जो स्कूल है, वो एक अपने लेवल पे वर्क कर रहा है इन सर्टेन डायरेक्शन। उनके एक ऑब्जेक्टिव्स है, जिस ऑब्जेक्टिव को वो फुलफ़िल कराना चाहते हैं। ओके। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उनके लिए एकेडमिक ग्रोथ, एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एब्सोल्युटली। तो जॉब सिक्योर करना है, तो वो ये देखते हैं कि
किस तरीके की जॉब्स के लिए किस तरीके के बच्चों को हमें तैयार करना है। तो वो एक डिफरेंट सिस्टम ही बन गया है, एक तरीके की मानसिकता है जो वहाँ प्रिवेल कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फेल है कि पास हैं, क्योंकि उस मानसिकता पे उनको वही पता है जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट। जो उन्हें नहीं पता है, जो कुछ हद तक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसकी महत्वता जो है वो हम सबके सामने लेकर आ रहे हैं, और कन्वेंशनल स्कूल्स भी उसको कई लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस होने की बात हो रही है कि क्यों ना ये मेथडोलॉजीज भी हम वहाँ इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि इसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए हमारे बच्चों को। तो अब आपका ये प्रश्न था कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन क्या है? तो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन जो प्रिवेलेंट है, जो एग्जिस्टिंग है, उससे अलग है। ओके। ये पहली प्राइम डिस्टिंक्शन हम बात कर सकते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि केवल एकेडमिक ग्रोथ इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चे के लिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। नाउ ये ओवरऑल क्या है? क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट तो आजकल सभी बोलते NEP भी हैं, ये बोलता सब है, बोल रहे हैं। सारे स्कूल बोलते हैं, करेक्ट। होलिस्टिक होलिस्टिक एक हाँ, ओवर यूज्ड वर्ड है। या ओवर यूज्ड वर्ड है, तो वही मैं कहना चाह रही थी कि ओवरऑल क्या है? ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको अल्टरनेटिव एजुकेशन में बहुत महत्वता दी जाती है, वो है फिजिकल ग्रोथ बच्चे की होनी चाहिए, उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए। ये जो स्पिरिचुअल थिंग है, ये यूनिक है। तो ओके। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम ये 4-5 डायमेंशंस को किसी भी व्यक्ति के चाइल्ड के अराउंड, जब इन डायमेंशंस को हम स्टडी करते हैं और उनके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं कि कैसे हम इनको अ, अ, देखें कि बच्चे का पूरी तरीके से विकास हो। ओके। तो ये केवल थ्योरेटिकल नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा एक मेथडोलॉजी है, एक टूल्स हैं जो अल्टरनेटिव स्कूल्स इनको करते हैं, और जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। बट जो भी आपने अभी तक हमें बताया, एज एन ऑडियंस या अगर हम सुनते हैं, तो हर स्कूल हमें यही कमिटमेंट करता है कि हम या आपके बच्चे को एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनाएंगे जो स्पोर्ट्स भी खेलेंगे। तो अभी भी डिफरेंसेस क्या हैं एक नॉर्मल स्कूल में और आपके स्कूल में? हम्म 3 डिफरेंस अगर आपको बताने हो, हम्म तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ नॉर्मल स्कूल एंड एन ऑल्टरनेटिव स्कूल? तो अगर आप देखें कि जो दूसरे स्कूल्स हैं, मैंने जैसे पहले भी बोला कि वो मेनली कंसंट्रेट करते हैं एकेडमिक डेवलपमेंट पे, गॉट इट। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो ऐड करते हैं टू सपोर्ट इन सम वे दिस एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, गॉट राइट? इट। ऑल्टरनेटिव स्कूल जो है, उसका जो मेन रहता है, जो कि मैं अगर प्राइमरीली अगर वॉल्ड्रॉफ एजुकेशन की बात करूं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग की बात करता है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन या ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स। सो जब हम कहते हैं पूरे मानवीय विकास की बात करो, मानवीय मूल्यों की बात करो, उस मानवीय मूल्यों में हम हर तरीके से देखते हैं कि किस तरह से हम फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ के बारे में बात करें बच्चे की। तो ये चीज़ एक यूनिक एस्पेक्ट है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का। जैसे कि किसी क्लासरूम में हर तरीके के बच्चे होते हैं, तो उसमें अगर कोई बच्चा थोड़ा धीरे लर्न करता है, तो उसको जनरली एक कैटेगराइज कर देते हैं स्लो लर्नर। करेक्ट। लेकिन वो स्लो लर्नर हो सकता है उस एक सब्जेक्ट में हो, बट उसकी कुछ और यूनिकनेस हो, कुछ और क्वालिटीज हो, बट समटाइम्स वो कन्वेंशनल सिस्टम में हो सकता है उस चीज़ को ओवरलुक कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली। बट इन ऑल्टरनेटिव एजुकेशन दे सी कि उस बच्चे को कहाँ हेल्प करें, या किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को हम उसी के फेवर में यूज़ करें। तो जैसे कई बच्चे जो जनरली स्लो लर्नर हमें जिन्हें बोलते हैं, वो ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। करेक्ट। वो थोड़ा-सा डीप थिंकिंग में जाते या हैं। दे टेक अ लिटिल मोर टाइम देन अदर चिल्ड्रन। तो अगर ऐसे बच्चों को आप ऐसे प्रोसेसेस में डालो जहाँ पे थिंकिंग है, जहाँ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, या आप ऐसे बच्चों के साथ उन्हें बैठाओ जो बहुत फास्ट हैं, रेस्टलेस रहते हैं, तो एक तरीके से आप बैलेंस क्रिएट करते हो इन द क्लासरूम। एंड वॉल्ड्रॉफ क्लासरूम्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो टीचर आइडेंटिफाई करता है कि इस बच्चे की ये नीड है जो मुझे इस तरीके से लेसन प्लान में लेके आनी है, कि वो कभी कभी अपने पीयर्स से सीखे, कभी वो
लेसन प्लान के थ्रू सीखे और कभी वो टीचर से सीखे, कभी वो एनवायरनमेंट से सीखे। तो ये चीज़ें इंग्रेडिएंट है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन ओके। का। डायरेक्टली हम ये नहीं कहते अगर बच्चा मैथ्स में वीक है तो वो हमने उसको बोल दिया एज अ वीक स्टूडेंट। या दैट कैटेगराइजेशन रियली डैमेजेस ओके। अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द लॉन्गर रन। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेट स्कूल का मतलब है कि आप लोग एकेडमिक्स पर ध्यान नहीं देते। एकेडमिक्स पे पूरा ध्यान देते हैं, ओके। लेकिन करने का तरीका अलग है। ओके। एकेडमिक्स कराने का तरीका अलग है, टूल्स अलग हैं, मेथोडोलॉजी अलग है। बच्चे को हम अलग तरीके से देखते हैं। बच्चे को किस तरीके से वो एजुकेशन पहुँचानी है, वो तरीका अलग है। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? जैसे अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो मैथ्स का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक नॉर्मल स्कूल वर्सेस ऑल्टरनेट स्कूल? हाँ, तो एक मैं आपको जस्ट ऐसे बताऊँ कि अ, एक जैसे मैंने जैसे पढ़ा था, हमारे टीचर आते थे, आते ही बोलते थे कि ओके लेट्स स्टार्ट फ्रैक्शंस टुडे। तो वो आएँगे, फ्रैक्शंस लिखेंगे, उसमें कोई उनका फ़ॉर्मूला होगा, वो हमें एक-एक स्टेप बताएँगे, ये फ़ॉर्मूला है, इसमें आप ये नंबर्स पुट करिए और ऐसे-ऐसे आप उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे वॉलरॉफ एजुकेशन में सबसे पहले तो आप वॉलरॉफ का मतलब बता दो, बिकॉज़ मुझे पता नहीं है और ओके। ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब नहीं पता। अच्छा, तो वॉलरॉफ जो थी एक जर्मन एजुकेटर थे, फिलोसोफर थे, ओके। जिन्होंने ये फ़िलॉसफ़ी जर्मनी में उन्होंने लेके आए थे। तो उन्होंने एक इंडस्ट्री में के जो वर्कर्स थे, वहाँ उन्होंने उनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। वो एक ओके। वॉलरॉफ मतलब वहाँ की इंडस्ट्री थी। ओके। तो उसी के नाम पे ये वॉलरॉफ एजुकेशन पड़ी और ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ये वॉलरॉफ एजुकेशन के नाम से है। तो रुडोल्फ स्टाइनर थे जिन्होंने ओके। इस एजुकेशन की शुरुआत 1909 में की थी और तब से जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इस फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हैं। ओके। और यूनिकनेस ये है कि स्टाइनर ने कभी ये नहीं बोला कि आप यही पर्टिकुलर वे में फॉलो कीजिए। ओके। उनका ये कहना था कि आप अपने लोकल जहाँ बिलॉन्ग करते हैं रीजनल लेवल पे जो चीज़ें आप लेके आना चाहते हैं स्टोरीज या या कोई रीजनल डायमेंशंस ऐड करना चाहते हैं वो आप वो ऐड कीजिए। तो ओके। उससे ये हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो आजकल का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो पूरी तरीके से हम ये देखते हैं कि हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमें जर्मन जो कल्चर एंड फिलॉसफी है उसको ही लेके आना है। तो इट इज़ लाइक कि हर तरीके के चीज़ों को पढ़ना, समझना। तो वासुदेव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है या दैट वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड अ प्लेस फॉर ऑल। या तो वो चीज़ें हमारे इन बच्चों को दिया जाना, ऐसी कोशिश जो है इस तरीके की एजुकेशन में इसकी बात होती है। मतलब वॉलरॉफ कोई करिकुलम नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। नहीं, Waldorf is a proper curriculum. ओके। They have a proper curriculum till 12th standard. ओके। Not every school is following that क्योंकि उसके लिए resources चाहिए, उसके ओके। लिए हायर लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स चाहिए। तो ओके। कुछ स्कूल्स हैं इंडिया में एंड कई स्कूल्स हैं वर्ल्ड में जो कि 12th तक पूरे वॉलड्रॉफ करिकुलम में है। जैसे अभी अरित्रम वॉलड्रॉफ जो है हम नोएडा में जो है 8th तक टोटली वॉलड्रॉफ करिकुलम फॉलो किया है हमने। ओके। Yeah. गॉट इट। तो आप डिफरेंस बता रहे थे मैथ्स में वो हाँ। नॉर्मल स्कूल वर्सेस। या तो जैसे हमने बताया कि कन्वेंशनल स्कूल में एक तरीके से हम फ्रैक्शंस को स्टडी करते हैं बट इन ऑल्टरनेटिव वे में अगर हमें फ्रैक्शंस को पढ़ाना है तो वॉलड्रॉफ में हमने कैसे पढ़ाते हैं एक स्टोरी लेके आते हैं। वो स्टोरी को पहले बच्चे को सुनाते हैं कि एक राजा था, उस राजा के पास एक छोटा-सा किंगडम था। अब उसको उसके 4 बेटे थे, तो उस 4 बेटों में उसको किस तरीके से उसको डिवाइड करना है। ओके। तो उस डिवाइड से वो फ्रैक्शंस की तरफ धीरे-धीरे आगे बढ़ते स्टोरी बनती है ओके। और उसको वो पहले ऐसा नहीं कि आप उसको ब्लैक बोर्ड पे फ़ॉर्मूला लिख देंगे और उनको बताएँगे। हो सकता है टीचर एक केक बना के ले आए या ओके। कोई एक तरीके की ब्रेड बना के लाए और उसको वो फिर उनको ओके। डिवाइड करके उनको दिखाते हैं कि ऐसे हमने इसको पहले 4 पार्ट्स में किया, ओके। फिर इसको हमने 8 पार्ट्स में किया, फिर हमने इसको कैसे 12 पार्ट्स में किया। ओके। तो हमने इसी चीज़ को जो नंबर्स हैं, इनको कैसे एक फिज़िकली बच्चा देख पाता है। मतलब उसके लिए वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रह गई चीज़।
मतलब सिर्फ बुक्स और सिर्फ पेन पेपर बोर्ड से करने की जगह आपने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया। और एब्स्ट्रैक्टनेस जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्टनेस समझ नहीं आती। आप बोल रहे हैं एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, उसे लग रहा है क्यों करना है, इसकी रियल वैल्यू क्या है, इसकी करेक्ट इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों या करना है इसे। या तो ये स्टोरीज के थ्रू हम इसको लेके आते हैं और उनको बताते हैं कि क्यों एडिशन की क्यों जरूरत है। ओके जब हम एडिशन करते हैं तभी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। एडिशन से मल्टीप्लिकेशन आप देखो तो लिंक्ड है। सब्ट्रैक्शन इज लिंक टू डिवीजन। गॉट इट तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करके बच्चों को बताया जाता है, तो उन्हें वो मोर उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनको ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है वो स्टडी, और इसीलिए उनके लिए बोरिंग नहीं होती है क्लासेस। वो लुकअप करते हैं क्लास में बैठना। मैथ्स हमारे स्कूल में के जो बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है। एवरीबडी एंजॉयज मैथ्स। और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक लेवल पे होंगे। कुछ बच्चे फास्ट हैं, कुछ बच्चे थोड़ा-सा स्लो करते हैं, बट हर बच्चा मैथ्स को लव करता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, दैट मैथ्स डज़न्ट क्रिएट फियर। या मतलब आप लोग बुक्स से नहीं पढ़ाते हैं इस वॉल्डॉर्फ करिकुलम में, इस अल्टरनेट स्कूलिंग में बुक्स से पढ़ाई नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्राइमरी ईयर्स होते हैं, उसमें टीचर ही बुक होता है बच्चों के लिए। ओके प्राइमरी टीचर ईयर्स मतलब प्राइमरी कहाँ से टिल कहाँ ग्रेड तक? 5। ओके तो उसमें जो टीचर है, वो खूब अपनी स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, उनकी अपनी रेफरेंस बुक्स हैं। वॉल्ड्रॉफ करिकुलम में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वो उनको स्टडी करेंगे, ओके एंड देन वो बच्चों तक पहुंचाते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान्स। ओके बट लेटर ऑन, एट सम पॉइंट, टीचर लेसन प्लान्स के थ्रू बच्चों को कुछ प्रिंट आउट्स देना है या कुछ स्टडी मटेरियल देना है, दैट शी डिसाइड्स। सो टीचर इज द बुक फॉर द चिल्ड्रन। मतलब इसमें कोई बुक्स डिफाइंड नहीं है। टीचर के लिए हैं सारी वो बुक्स। ओके बच्चों के लिए वो टीचर ही लेके आती हैं क्लास में। ओके मतलब बच्चों को नॉर्मल स्कूलिंग की तरह नहीं है कि मैथ्स की बुक साइंस की नहीं, बुक नहीं, ऐसे। नहीं, 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 ओके ऐसे नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब जैसे अभी जैसे ये स्कूल अभी 8th स्टैंडर्ड तक है, तो इसमें कुछ बच्चे सीबीएसई में जाएँगे, कुछ बच्चे आईजीसीएसई में जाएँगे, क्योंकि वॉलरॉफ बोर्ड यहाँ नहीं है अभी, हमारे इन एंड अराउंड कहीं स्कूल्स में नहीं है। या तो बच्चों को थोड़ा-सा ट्रांज़िशन कराने के इंटेंशन से उनको आईजीसीएसई के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई वर्क बुक्स देनी है, सो देन वी गिव इट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रेड 7 ओके एंड ग्रेड 8, व्हेन बुक्स दे रियली नो कि वो बुक को उठा के अपने आप कर सकते हैं। गॉट इट या, गॉट इट। तो या। अगर बुक्स नहीं होती हैं तो फिर ग्रेड्स होमवर्क्स मार्क्स कैसे होते हैं इसमें? सो इसमें हमारा एक सिस्टम होता है मेन लेसन। ओके जैसे मॉर्निंग में 2 घंटे का मेन लेसन होता ओके है। तो वो मेन लेसन भी एक ब्लॉक के अंदर आता है। जैसे 3 वीक्स का मैथ्स का ब्लॉक चल रहा है, तो एवरी डे फॉर 2 आवर्स 3 वीक्स के लिए मैथ्स मॉर्निंग में 2 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। ओके तो टीचर जो होता है इस 21 डेज़ का अपना लेसन प्लान बनाते हैं। वो ओके ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस 3 वीक्स में क्या-क्या ख़त्म करना है मैथ्स में। सो दे विल हैव देयर ऑल द मटीरियल्स विद देम। उनको क्लास में वो करवाएँगे, प्रैक्टिस कराएँगे सारी चीज़ें, और जब ये 3 वीक्स का ब्लॉक ख़त्म होगा, उसके बाद प्रैक्टिस लेसन्स होंगे ओके ऑल थ्रू द ईयर, और वो उसमें उसी चीज़ की प्रैक्टिस होगी, जो टीचर ने 3 जो वीक्स में उस पढ़ाया। समय 3 वीक्स में पढ़ाया। ठीक है एंड अ अ, हो सकता है मैथ्स के और भी 2-3 ब्लॉक्स में आएँ उस ईयर में, तो वो डिपेंड करता है कि कौन-सी ग्रेड में हैं बच्चे। गॉट इट हायर ग्रेड्स में ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं, लोअर ग्रेड्स में कम ब्लॉक्स होते गॉट हैं। इट सो इसी तरीके से ये करिकुलम जो है बच्चों तक लाया जाता है। होमवर्क्स जो है वो प्राइमरी, जैसे मैंने ईयर्स बताया, मतलब उसमें ग्रेड नहीं 5 तक मिलते, नहीं होता है नहीं होमवर्क। देते हम ओके होमवर्क। बच्चा अपना सब कुछ स्कूल में ही करते हैं। प्रैक्टिस आवर्स जो होते हैं उसमें वो अपना जो भी काम होता है उसे ख़त्म करते हैं। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा उनको काम दिया जाता है ग्रेड घर 5 के के लिए। बाद। हाँ, ओके बट ये ऑल्सो डिपेंड ऑन स्कूल टू स्कूल। ओके समटाइम्स एक टीचर ये फ़ील कर सकती है कि ये बच्चा थोड़ा-सा क्लास में थोड़ा धीरे कर पा रहा है, उसका पेंडिंग वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो वो घर पे कर ले। तो पेरेंट्स से बात करके, पेरेंट्स को बता के कि आप इस पे कोई प्रेशर नहीं डालें, वो उसके साथ बैठ जाएँ और बच्चा अपनी पेस पे काम ख़त्म करे। गॉट इट सो इट इज़ दैट वे कोलैबोरेटिव। गॉट इट। तो इसमें ग्रेड्स और मार्क्स कैसे होते हैं? तो हमारे यहाँ पे ग्रेड्स एंड मार्क्स जो एग्जाम्स। है वो 6 तक हम कोई
मार्किंग सिस्टम नहीं करते हैं। ओह, सो मतलब कुछ भी किसी स्टूडेंट को मार्किंग नहीं होती है ग्रेड 6 नहीं, तक? 6 तक हमने नहीं करी है ओके, और उसके बाद 7th में हम असेसमेंट्स शुरू कर देते हैं। ओके, और ग्रेड 6 तक में भी हम क्या करते हैं, इट्स नॉट दैट कि टीचर डज़न्ट नो कि हर बच्चा कैसा कर रहा है। वो क्या उनका तरीका होता है अलग तरीके से। अगर क्लास में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई और 2 चीज़ सॉल्व करने के लिए दे दी मैथ्स के सम्स, या इंग्लिश में उन्होंने थोड़ा समझाया और उन्होंने कहा अब ये आप कीजिए, तो हर बच्चा अपने आप से कर रहा है। तो ओके, एक टीचर उसको प्रोग्रेसिवली चेक कर रहा है कि बच्चा कैसे कर रहा है, तो वो एक ओके, असेसमेंट है। ओके, वो असेसमेंट ऑल ऑल थ्रू द ईयर, ऑल थ्रू आउट द ईयर चलता है। बट वेरी पर्टिकुलरली अगर हम बोलें असेसमेंट्स, तो 6th ऑनवर्ड्स हम शुरू करते हैं, जिसमें बच्चे को हम एग्जैक्टली बताते हैं आपने यहाँ लैग कर रहे हैं, आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और 7th और 8th में थोड़ा सा हम उनको और क्वालिटेटिवली लिटिल बिट मोर असेसमेंट शुरू हो जाता है, एंड ओके। 8th में मार्किंग सिस्टम शुरू हो जाता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अल्टरनेट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो पहले तो ग्रेड 5 तक मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के लिए कोई बुक्स नहीं होती हैं। ये और मैं आपको वॉलड्रॉफ स्कूल का एग्जाम्पल बता रही हूँ जहाँ हमने किया है, या बट मोस्टली जो ऑल्टरनेटिव स्कूल्स होते हैं उसमें मेथडोलॉजीज में वो डिफर करते हैं। सपोज अगर कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव स्कूल है जो गुरुकुल सिस्टम पे बेस्ड है, करेक्ट, या कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट स्कूल है जो ऑल्टरनेटिव स्कूल मेथडोलॉजी ले रहे इन्होंने ली है, तो हो सकता है उनके पास बुक्स हों, लेकिन उनका कराने का तरीका अलग है। बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना, बच्चे को अम, अ, अम, उसको किस तरीके से मोटिवेट करना है, जिससे कि वो काम करे, वो होती है मेथोडोलॉजीज़, ओके। जिसको लेकर के कोई भी स्कूल आगे बढ़ता है। मैं आपको जो बता रही थी, वो एक वॉलड्रॉफ वे गॉट इट। ऑफ डूइंग बहुत सारे थिंग्स है, अल्टरनेटिव स्कूल अलग-अलग तरीके के हैं और उसमें एक मेथोडोलॉजी है वॉलड्रॉफ वॉलड्रॉफ एजुकेशन। एजुकेशन। ओके, जी। ओके। तो अभी इंडिया में कितने वॉलड्रॉफ स्कूल्स हैं और कितने बच्चे हैं इन स्कूल्स में? देखिए वॉलड्रॉफ स्कूल्स अभी कम हैं, लेकिन अब 15-20 जो है प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड बड़े स्कूल्स हैं जो कि अक्रॉस इंडिया? अक्रॉस इंडिया हैं। ओके, और कई सारे छोटे स्कूल्स अब आने लग गए हैं किंडरगार्टन लेवल्स पे, और नॉर्थ में अभी उनकी संख्या कम है। ओके, साउथ में, सेंट्रल इंडिया में ये ज़्यादा है, और ओके, बाहर की कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली ज़्यादा है इन इंडिया ओके। के कंपैरिजन में। तो किस तरीके के बच्चे थ्राइव करते हैं एक अल्टरनेटिव स्कूल में और किस तरीके के बच्चे नहीं कर पाते हैं? देखिए, मेरा इसका आंसर ये है कि हर तरीके का बच्चा इसमें थ्राइव कर सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। या यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा आएगा तो यहाँ थ्राइव करेगा। हर तरीके का बच्चा थ्राइव करेगा, और अगर कोई बच्चा किसी भी लेवल में किसी कैरेक्टरिस्टिक में हो सकता है वो पीछे है किसी और जगह पे, तो वो यहाँ फ्लरिश कर सकता है, क्योंकि वहाँ यहाँ उसे वो एनवायरनमेंट दिया जाता है। जिस एनवायरनमेंट में वो फ्लरिश कर सकता है, उसकी नरिशमेंट हो सकती है, तो वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए कि उसको समझा जाए। तो मैं जैसे मैं आपको अगर मेंशन करूँ कि यहाँ एज एप्रोप्रिएट करिकुलम है, ओके, एज एप्रोप्रिएट। यहाँ कोई भी करिकुलम हम एज से पहले नहीं देते। ओके। बट क्या वो जैसे दूसरे स्कूल्स में नहीं होता एज अप्रोप्रिएट? तो अ, अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी एनईपी ने कहा है कि 6 इयर्स के बाद ही आप रीडिंग, राइटिंग या ग्रेड 1 में आप बच्चे भेजेंगे, राइट? या उससे पहले तो नर्सरी में और सब में सब कुछ हो ही रहा था, अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ाए जा रहे करेक्ट, हैं, सब नंबर्स कुछ भी होता पढ़ाए जा है। रहे हैं, बिल्कुल, सब कुछ हो रहा है। ऑल ऑफ करिकुलम में ऐसा नहीं है। ओके। टिल ग्रेड 6 कोई रीडिंग, राइटिंग, बुक्स, मीडिया नहीं होता है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ टोटल नो मीडिया ज़ोन। मतलब ग्रेड 6 तक कुछ भी ग्रेड 6 नहीं, एज 6 एज तक? 6 तो तक एज में 6 तक कुछ पढ़ते नहीं हैं? कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ओके, एबीसीडी 1 2 3 कुछ नहीं होता है उनका। ओके। या तो क्या होता है फिर? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया कि क्या होता है। तो इस दौरान में इनके इनके फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाता है, ओके, सेंसरी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाता है, रिदम्स पे ध्यान दिया जाता है, इनके हैबिट फॉर्मेशंस पे ध्यान दिया जाता है। तो इसको कैसे किया जाता है? तो फ्री प्ले इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। बच्चा ओके, जब ऐसे ही खेल रहा होता है ना, फ्री प्ले हम कहते हैं कि कुछ कर नहीं रहा,
बहुत मीनिंगफुल काम चल रहा है उस समय, उसके सारे सेंसेस वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो वो बच्चा एक तरीके की अलग उसकी ग्रोथ होती है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आप में एक्सप्लोर कर रहा है। तो उसके अंदर जितने भी आप देखें कि हम कई बार बोलते हैं ना कि बच्चे को डर लगता है, कई पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा थोड़ा डर जाता है, स्ट्रेंजर से मिलने से डर जाता है, या वो अकेले आगे नहीं जा सकता। लेकिन जब वो नेचर में मिट्टी के साथ खेल रहा है, धूप पानी हवा में वो उसको एक्सपोजर दिया जा रहा है, तो उसको अपने बॉडी के बारे में एक तो ज्ञान मिलता है, उसको एनवायरनमेंट के बारे में ज्ञान मिलता है, उसे पीपल के बारे में ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान दिया नहीं जा रहा है बाय इंस्ट्रक्शंस, वो ज्ञान एक्सपीरियंस के थ्रू लिया जा रहा है, और वो ज्ञान हमेशा लॉन्ग लास्टिंग है। वो ज्ञान हमेशा एक अंदर तक आपको चेंज करता है, एज अ ह्यूमन बीइंग को डेवलप कराता है। Yeah. और यही वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की पहचान है Okay. कि वो कहते हैं कि हमें एक ओवरऑल ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना है, और इसीलिए एज अप्रोप्रिएट करिकुलम की बात की जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाती है, उनके नीड्स को देखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है, ना कि जो हम सोचते हैं कि हमें क्या देना चाहिए। Yeah. 0 to 7 ईयर्स का जो बच्चा है, जो किंडरगार्टन ईयर्स में रहता है, उसकी नीड लिखना पढ़ना नहीं है, उसकी नीड है कि वो नेचर में मिट्टी के साथ खेले, वो एक्सप्लोर करे, और अपने सेंसेस को डेवलप करे, राइट हैबिट्स डेवलप करे, चोर्स करे, मतलब जैसे होता है ना कि क्लीनिंग करे, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स करे, ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करे। अगर वो ये करते हैं तो उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है। Yeah. आप आजकल के देखेंगे कि आजकल के बच्चे जो हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, फिजिकली वो नहीं बढ़ रहे, मतलब वो हाइट नहीं बढ़ रही है, या वो बहुत दुबले पतले होते हैं, जबकि वो खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में या तो वो टीवी के सामने है, या कोई लैपटॉप के सामने उनको दिया जा रहा है, या उनको अ, हमने टेक्स्ट बुक की तरफ ले जा रहे हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं, उनकी थिंकिंग फैकल्टीज को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो रेडी ही नहीं है। तो हमें उनको उस समय पे वो चीज़ देनी है जब थिंकिंग रियली होनी चाहिए, वो है 12 साल के बाद। मतलब एक पौधे पर जो पानी सही डलना चाहिए वो हाँ। गलत पानी डल रहा है, इसीलिए वो ग्रो नहीं हो रहा है। यस यस, आप उसको रॉन्ग टाइम पे अगर दोगे तो वो क्या करेगा, उतना तेजी से नहीं फ्लरिश करेगा, उसको टाइम लगेगा, और फिर हम उसको, फिर सोसाइटी क्या करेगी, कैटेगराइज कर देगी कि ये तो इसको आता ही नहीं है कुछ Yeah. भी, ये तो, और ये जितने टर्म्स हैं, ऑटिज्म, या ऑन दी क्या बोलते हैं, ऑन द वर्ज कहते हैं ना कि बच्चा किसी वर्ज पे है, स्पेशल चिल्ड्रन जो भी स्पेशल होते हैं। चिल्ड्रन। Yeah. तो आपने ये जितनी बातें बताई, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज़ ये जानना कि हम नर्सरी में हैं या केजी में हैं और हमें बुक से पढ़ना नहीं है और सिर्फ खेलना है, तो ये बात जानना एक बहुत ही शॉकिंग बात है। तो आप एक बच्चे की लाइफ में डे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर हम सीबीएसई या कोई और स्कूल में देखते हैं, तो बच्चा सुबह स्कूल जाता है और नर्सरी से ही उनके पीरियड्स डिवाइडेड होते हैं। ये सब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, दिन में वो 1 बजे तक या 12 बजे तक स्कूल में होते हैं, वापस आते हैं, और कई-कई बच्चे तो ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं नर्सरी से। तो एक बच्चा जो अल्टरनेट स्कूल में है, उसकी लाइफ कैसी दिखती है एज 6 तक? 8-6 तक ना, तो मैं आपको अभी हमारा जो स्कूल है उसका ही बताती हूँ, एंड मोर और लेस ऑल्टरनेटिव स्कूल्स में कुछ चेंजेस या बदलाव के साथ वो अपने तरीके से करते हैं। तो हमारे यहाँ जब बच्चा आता है तो उसकी शुरुआत हम ये ध्यान रखते हैं कि क्या वो बच्चा रात में जिस प्रीवियस नाइट पे ठीक से सोया था, ओके। उसने क्या खाया था। तो ये आप लोग कहीं नोट करते हम हैं? नोट नहीं करते हैं, हमें ओके। पता चल जाता है कि अगर नेक्स्ट डे बच्चा अम, ठीक से खेल नहीं रहा, ओके। या बहुत क्रैंकी है, या वो बात-बात पे रोने लग जा रहा है, या बहुत बात-बात में झगड़ रहा है अपने साथ के बच्चे के साथ में, यानी या तो उसकी स्लीप ठीक नहीं हुई है, करेक्ट। या उसको कोई और डिस्कम्फर्ट है बॉडी में, या उसने मीडिया देखा है। ओके। तो ये हमें पूछने की ज़रूरत नहीं, हमें पता चल जाता है, क्योंकि प्ले में सब कुछ बाहर आ जाता है। ओके। तो जब हमारे यहाँ पे बच्चा आता है तो हम एक तरीके का उनके नए बच्चे के घर में होम विजिट होता है, जिसमें हम पहले ही बता देते हैं कि बच्चे को प्रीवियस नाइट जब भी आप स्कूल भेजेंगे, ओके। बच्चा
6 साल तक की उम्र तक का बच्चा 6:30 तक सो जाना चाहिए। ओके, 6:30 पीएम उसे सोना है। सो जाना है, ओके, क्योंकि उसके लिए स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके ओवरऑल पूरे फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो और खाना-पीना उसका उससे पहले हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में आता है तो टीचर उसको बच्चे को रिसीव करती है गेट से गुड ओके, मॉर्निंग सॉन्ग के थ्रू। एंड उसके बाद बच्चा अपना बॉटल स्टेशन पे अपने आप अपना सामान रखेगा एज अ एक मूवमेंट उसकी होती है कि वो अपना बॉटल स्टेशन पे बॉटल रखेगा, बैग स्टेशन पे ओके, बैग रखेगा और उसके बाद सैंडपिट में चला जाता है। सैंडपिट, हुँ, ओके, सैंडपिट में खेलेगा या अपना हमारे यहाँ ट्री हाउस भी है, तो ओके, उसमें खेलेगा या अपना कोई भी फ्री प्ले। तो अराउंड 1 आवर बच्चे खेलते हैं, ओके, जिसमें टीचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। टीचर थोड़ी दूरी पे बैठती हैं और कुछ मीनिंगफुल वर्क कर रही होती हैं, चाहे वो क्रोशिया कर रही हों, चाहे वो अम, ऊन के गोले बना रही हों अच्छा, या वो सब्जियाँ काट रही हों या कोई क्लीनिंग कर रही हों। क्योंकि कुछ भी काम जो बच्चे वहाँ देख रहे हैं, वो बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं। तो जो उनके आस-पास एडल्ट्स हैं, वो एक मीनिंगफुल वर्क में एंगेज्ड हैं। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम टीचर जो है जानता है कि हर बच्चा वहाँ क्या कर रहा है। वो ऑब्जर्वेशन टोटल चल रही है, ओके, बट कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही। ओके। तो बच्चा जितना कुछ उसके अंदर होता है, वो फ्री प्ले में बाहर निकाल देता है। मतलब उस 1 घंटा सुबह आके 1 सिर्फ घंटा, खेलते हैं, सवा घंटे वो बिना खेलते हैं, इंटरप्शन के। बिना इंटरप्शन के खेलते हैं। ओके, अनलेस एंड अनटिल टीचर को लगता है कि काफ़ी सेफ्टी पर्पस है, बच्चे एकदम ही कुछ वो कोई झगड़ना ना शुरू कर दें या कुछ, तो उस सेंस में वो इंटरफेयर करते हैं, लेकिन वो भी इंटरफेरेंस ऐसा नहीं है, दे डू इट वेरी जेंटली, गॉट इट। राइट? सो उसके बाद बच्चे अंदर जाएँगे, अपना हैंड वॉश करेंगे एंड उसके बाद सर्कल टाइम होता है। वो ओके, सर्कल टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, मतलब? जिसमें सीज़नल सॉन्ग्स, ओके, मॉर्निंग सॉन्ग्स एक सर्कल में किए जाते हैं ओके, और उसमें बच्चे जो है अपनी टीचर को फ़ॉलो करते हैं। ओके। वो गाना गाती है तो वो बच्चे धीरे-धीरे, हम गाना लर्न नहीं कराते, बच्चा धीरे-धीरे सुन-सुन के वो अपने आप सीख जाता है। ये कितनी देर होता है? ये करीब 20 मिनट्स, 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स के बीच में ओके, होता है। ठीक है। और उसके बाद उसी में ही उस सर्कल टाइम में सिंगिंग प्लस मूवमेंट। ओके, मूवमेंट भी लॉन्ग मूवमेंट्स, शॉर्ट मूवमेंट्स, वाइड मूवमेंट्स, ओके, नैरो मूवमेंट्स, वो मूवमेंट्स कराते हैं, जिससे कि बच्चे का बॉडी खुले। जितना मूवमेंट हम कराएँगे इस समय पे इनिशियल ईयर्स में, वो उनके फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर है। उसके बाद ये लोग ये सर्कल टाइम करने के बाद मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, जो कि जनरली हमारा स्प्राउट्स है ओके, या सैलेड्स है या फ्रूट्स है। तो ये हेल्दी ईटिंग की तरफ हम बच्चों को हैबिट्स देना चाहते हैं। ओके, उसके बाद बच्चा इंडोर फ्री प्ले करता है। Now in Waldorf school um, there is a proper sections that we have made, जैसे डॉल हाउस है, ओके। फार्म हाउस हमने बना रखा है, अच्छा, डॉल हाउस बनाया हुआ है, फिर हमने किचन बनाई हुई है बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। कोई ओके, भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा आपको, ओके, किसी भी तरीके का ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो बच्चा रिलेट नहीं कर सकता। जो वेजिटेबल्स भी हमने बनाए हैं वो फेल्टेड जो क्लॉथ होता है फ़िल्टर्ड उससे। मतलब? फेल्टेड एक तरीके का क्लॉथ होता है ओके, जो कि टेक्सचर में थोड़ा-सा कोर्स होता है। ओके, तो उसको वो थोड़ा-सा आपको रियल के थोड़ा-सा बच्चे को लगता है कि ऐसा बैंगन ऐसा हो सकता होगा। गॉट इट। बैंगन या मतलब फ़ील, हैंड फ़ील और वो हाँ, मतलब वो सेंसरी देखने में थोड़ा-सा वैसा विज़िबिलिटी उस उनकी क्रिएट कर सकता है। गॉट इट। तो उस तरीके से और सारी चीज़ें टीचर या दीदीज़ ही बनाती हैं। कुछ भी हम बहुत कम चीज़ें बाज़ार से खरीदते हैं। ओके, तो इस तरीके से वो जगह को क्रिएट किया जाता है कि बच्चा रिलेट कर पाए। अंदर भी उनकी मूवमेंट होती है एंड हुँ, दे डू रोल प्लेज़ ऑल्सो। वो जैसे हमारे अनफिनिश्ड थिंग्स रखेंगे, हम कोई क्लॉथ रख देंगे या कुछ हमने कोई लकड़ी का कुछ एक छोटा-सा ब्लॉक रख दिया या कुछ छोटे-छोटे हमने किसी तरीके के नेचर से पिक की हुई चीज़ें रख दी। तो बच्चा उसमें ही बहुत घंटों खेल सकता है। ओके, को जैसे कई बार बच्चों के माता-पिता हमें बोलते हैं कि हमारे बच्चों को हम एंगेज कैसे करें? हुँ, हमारे पास कोई और चारा नहीं, हम तो मोबाइल देते हैं तब वो जाके खाना खाता है या तब हम उसको। तो हम जब उन्हें बोलते हैं कि आप उनको ऐसे आप उनके साथ में एक्टिविटीज़ रखो या आप उनके सामने इस तरीके की चीज़ें लेके आओ, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने आप
उस एक्टिविटी में अपने आप घुस जाएगा कई घंटों के लिए। Okay. तो उसके बाद जब बच्चे ने इंडोर प्ले कर लिया, उसके बाद बच्चा जो है कोई एक्टिविटी हम करते हैं। एक एक्टिविटी हम एवरीडे डिफरेंट करते हैं। जैसे मंडे को हम रोटी बनाने की एक्टिविटी करते Oh हैं। wow. उसमें बच्चा आटा गूंदेगा, लोई बनाएगा, Oh. फिर रोटियां बेलेगा और रोटी सेकेगा। मतलब नॉट बड़ा बच्चे को हम गैस तक जाने देते हैं, बट अदरवाइज छोटे बच्चे यहीं तक उसमें रहते हैं। फिर वो रोटी वो लंच में खाते हैं। Oh. सो दे नो कि कैसे हम किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करके खुद क्रिएट करके उसको हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस प्रोसेस में बच्चे को रियलिटी पता चल रही है। हम यहाँ पे ट्रुथ को बोल के नहीं सिखाते, बच्चा ट्रुथ एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग में कभी भी आप नहीं देखोगे कि बच्चे को कोई एंग्जाइटी प्रॉब्लम कभी है, किसी तरीके की कोई ये दिक्कत महसूस होती है कि वो फोकस नहीं कर रहा, उसे अटेंशन नहीं हो पा रहा, या वो मतलब, तो हर बच्चा अपने तरीके से उस नॉलेज को लेता है। ट्यूसडे को हम सूप डे हमारा है, तो उसमें बच्चा वेजिटेबल्स कट करता है। हर बच्चे के पास एक चॉपिंग बोर्ड है, एक नाइफ हमने दी है, सब बच्चे अपने हिसाब से कट करते हैं। पहले तो टेढ़ा-मेढ़ा करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे, क्योंकि अगर बच्चा 2.5 साल में आया है, 3 साल में आया है, तो 3 साल, साढ़े 3 साल तक बच्चा सेम ट्यूसडे को कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स कर रहा है। Oh. तो अब आप सोचो उसकी प्रिसिशन बाय एंड ऑफ जो उसका 6th ईयर जब वो उसमें होगा, 6 साल का होगा, कितनी प्रिसिशन होगी आप सोचिए। क्योंकि उसकी हैबिट में आ गया है, उसकी वो चीज़ उसकी बॉडी में आ चुकी है, उसकी मेमोरी में जा चुकी है। अब उसको आपको ये सिखाना नहीं पड़ेगा, इसको सीधा काटो, इसको कैसे काटो, उसने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस जगह पहुँच गया है। मतलब एज 6 तक ये बच्चे सिर्फ यही सब करते हैं। वो ये ही रिदम है फॉर ऑल 3 इयर्स, 3 एंड हाफ Wow. इयर्स। ट्यूसडे को सूप डे है, वो बनाएँगे, जो काटेंगे वेजिटेबल्स वो उसी से ही सूप बनेगा, और वो सूप ये लोग फिर उसको खाते हैं। उसके बाद वेडनेसडे को हमारा ड्राइंग डे होता है, थर्सडे को क्लीनिंग डे होता है। तो उस क्लीनिंग डे में वो अपने किंडरगार्टन को अपनी दीदी और टीचर के साथ मिलके पूरा किंडरगार्टन ये लोग साफ करते हैं। कैसे? कोई भी क्लॉथ है उसको धोएंगे, अपने टॉयज को धोएंगे, सब कुछ खुद करेंगे। नाउ वी आर इनकलकेटिंग दिस हैबिट ऑफ क्लीनिंग। सो लाइफ स्किल्स जो हम कहते हैं, हैबिट्स फॉर्मेशन जो कहते हैं, वो यहाँ से शुरुआत है। और क्योंकि बच्चा इतने लंबे समय तक एक चीज कर रहा है, तो डिसिप्लिन उसके अंदर अपने आप आ गया है। अब फोर्स डिसिप्लिन करने की जरूरत ही नहीं है। उसने रिदम के थ्रू डिसिप्लिन सीख लिया, जो कि कन्वेंशनल स्कूल में डिसिप्लिन को एनफोर्स कराना पड़ता है। Yeah. अब आप उठो, अब आप यहाँ जाओ, अब यहाँ बैठो, Correct. अब आप अब लंच टाइम हो गया, अब खाना खाओ। Hmm. हमारे अगर किसी बच्चे को भूख नहीं होती उस समय पे, जब मील टाइम है, तो हम उसके सामने ज़रूर रखते हैं, उसे जितना खाना है, और उसके बाद धीरे-धीरे उसकी हैबिट डालते हैं कि धीरे-धीरे वो लंच टाइम और मील टाइम पे ही खाना शुरू करे। तो बाउंड्रीज़ बहुत फ़र्म हैं। हम बाउंड्रीज़ फ़र्म है, लेकिन हम बोल के हम उनको डिसिप्लिन नहीं करते। Okay. हम उनको रिदम में डिसिप्लिन करते हैं, इमिटेशन के थ्रू करवाते हैं। टीचर हर दिन सेम समय पे सेम तरीके से सेम चीज़ को लगातार कर रहा है, तो बच्चा उसमें पूरी तरीके से रम जाता है। एक तरीके से टाइम टेबल है बट सब्जेक्ट्स नहीं है और सब्जेक्ट्स, फ्री फ्लोइंग है। हाँ, और सब्जेक्ट्स आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि नहीं है, लेकिन जितनी फाउंडेशन हमें आगे के एकेडमिक्स की तैयारी करनी है, वो यहीं पे ही हो रही है। बच्चा ऑब्जर्वेशन सीख रहा है, बच्चा फोकस्ड वे में काम करना सीख रहा है, उसकी लर्निंग, उसकी बैठने की लर्निंग हो रही है। जब वो कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स कर रहा है, उसकी बैठने की प्रैक्टिस हो रही है। जब वो मिट्टी में खेल रहा है, तो टेक्सचर को देख रहा है, उससे पानी डाल रहा है, तो कैसे उससे वो चीज़ें बना रहा है। वाओ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, यहीं से तो शुरुआत होती है ना। बेसिक स्ट्रांग हो रहे हैं। हाँ, और जब आप वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं न्यूट्रिशन है, ये हम खाते हैं तो हमें कैसा फ़ील होता है बॉडी में। धीरे-धीरे बच्चा अपने उस सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाने लगता है। और वॉलडॉर्फ स्कूल्स में हम क्या करते हैं कि हम ना उनके सेंसेस को थोड़ा-सा डेवलप करने के लिए, आप अगर हमारे किंडरगार्टन में आएँगे, तो रंगोली देखने को मिलेगी आपको। सीज़न के बेस्ड होती है रंगोली। ओके, कभी पत्तों की मिलेगी, कभी फूलों की मिलेगी, कभी जो नेचर ने हमें दिया, हम तोड़ते नहीं हैं, लेकिन सीजन के हिसाब से। सीज़न के हिसाब से वो बच्चा देखता है। तो वो देखता है कि अच्छा, अब इस तरीके की चीज़ आ रही है सीज़न की, नेक्स्ट सीज़न में कुछ और आ रहा है। तो ब्यूटी का सेंस भी बच्चे को यहाँ मिल रहा है।
हम ब्यूटी सिखाते नहीं है कि ये अच्छा लग रहा है, वो ब्यूटी उसने अराउंड में हम क्रिएट कर देते हैं, जिसको वो समझते हैं और बाद में उनकी ड्राइंग्स में दिखाई देता है, उनकी पेंटिंग में दिखाई देता है। वॉलड्रॉफ बच्चों में काफ़ी सेंस ऑफ कलर्स होता है। ओके। दे नेचुरली नो किस कलर के साथ क्या कलर अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने वो कॉम्बिनेशंस खुद से करे होते हैं या नेचर में देखते हैं। उसी तरह हम फ्राइडे को पार्क डे लेके जाते हैं। ओके। तो पार्क डे मतलब बच्चा जाएगा खेलेगा, बट पार्क के एम्बियंस में नेचर के करीब जाते हैं तो चिड़िया देखेंगे, बटरफ्लाइज देखेंगे, छोटे ट्री बड़े ट्री, घास पे बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, तो एक हवा चल रही है, तो एक पूरा एनवायरनमेंट की आपको एक एक फील आती है। तो ये अलाइनमेंट ऑफ नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो कि कन्वेंशनल स्कूल में नहीं उस पे ध्यान दिया जा रहा है। उनके हिसाब से अगर बच्चे को हम एकेडमिकली अच्छा कर देते हैं, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, परसेंटेजेस अच्छे आ रहे हैं, तो उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, करेक्ट। उनका करियर सुधर जाएगा, उनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या टीचर्स बना दिया जाएगा। तो एक तरीके की सोच है, उस सोच में वो अ, अ, उस तरीके के लोगों को ही क्रिएट करना चाह रहे हैं जिस जिस तरीके के प्रोफेशंस हैं उस टाइम पर है। उस टाइम पे है। जैसे मेरे समय में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और टीचर्स का ही बोलबाला था। गॉट इट। तो लेकिन वॉलड्रॉफ स्कूल्स में या अल्टरनेटिव स्कूल में बच्चा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है। वो हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मर बनने की सोचे, हो सकता है वो एक ड्रमिस्ट बनने की सोचे, हो सकता है वो पेंटर बनने की सोचे क्योंकि और उसमें किसी ने पैसा भी कमाए। बाउंड्रीज नहीं लगाई हैं उनके सपनों पर। बाउंड्रीज, हाँ, सपनों पे बाउंड्रीज नहीं है। बट हमने उनको डिसिप्लिन वे में ऐसे नहीं किया, बट हमने उनके साथ में एक बाउंड्री उस सेंस में रखी है कि हर चीज़ को इस समय पे हमें स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। तो ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव स्कूल में स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब एक रेंज होती है। गॉट इट। मतलब हमको देखना है कि कहाँ स्ट्रक्चर और कहाँ फ्री फ्लो, इसको कैसे कॉम्बिनेशन में दिया जाए। ब्यूटीफुल है ये सब जानना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नई बातें हैं सबके लिए। अब जैसे आपने बताया कि पूरा दिन में वो सिर्फ खेलते हैं और अच्छा, ये मैंने शायद अभी कंप्लीट नहीं किया था, सॉरी। तो ये जब बच्चों ने एक्टिविटी कर ली हर दिन की, वीक में हो गई, उस एक्टिविटी के बाद में ये लंच करते हैं और लंच के बाद एंड होता है डे विद अ स्टोरी। ओके। वो स्टोरी 3 वीक्स के लिए एक ही स्टोरी चलती है। ओके। तो हमारे वॉलड्रॉफ स्कूल्स में रिपिटिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इसीलिए हम सारे एक्टिविटीज़ और चोर्स ओवर द इयर्स रिपीट करते हैं। स्टोरी भी हम जैसे 3 वीक्स के लिए रिपीट करते हैं, जिससे कि रेवरेंस आए बच्चे के अंदर मतलब उस 3 चीज़ के हफ्तों लिए। तक सेम ही स्टोरी सेम चलती रहेगी। स्टोरी, और हर बार बच्चा उसी क्यूरोसिटी के साथ उसको सुनता है। हम बड़े बोर हो जाते हैं, हमें लगता है हम सेम क्यों सुन रहे हैं, हमें नया चाहिए, हमेशा वैरायटी चाहिए, या हमेशा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, वैरायटी, चेंज, हमें हर चीज़ में चेंज चाहिए। आजकल का बच्चा कहता है बोर हो गया, अब कुछ और दो। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है आजकल के समय की। तो वॉलड्रॉफ स्कूल में हम एक ही चीज़ देते हैं और बच्चा हर बार उसे क्यूरोसिटी के साथ सुनना चाह रहा है। उसी रोटलू-पोटलू की स्टोरी, जो एक हिंदी में एक हम स्टोरी सुनाते हैं बच्चे को, बहुत ही उससे सुनता है। बाद में शुरू में वाचन से सुनता है और बाद में अम, पपेट के थ्रू उसी चीज़ को देखता है। तो वो स्टोरी उस उनके अंदर तक चली जाती है। मतलब बोर होना भी एक लाइफ स्किल है और वो वॉलड्रॉफ एजुकेशन वो में सिखा। बोर नहीं हो रहे, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, चिंतन-मनन चल रहा है। किसी तरीके की इमेजेस बना रहे हैं वो। वो इमेजेस जो है वो खुद बना रहे हैं। जैसे टीवी क्या करता है, आप वो इमेज, आपने उनको बनी-बनाई इमेज दे दी। स्टोरी बुक्स में जो ये सामने बनी-बनाई इमेजेस होती हैं, आपने बनी-बनाई इमेज दे दी। अब बच्चे करेक्ट। को आपने ये फ्रीडम ही नहीं दी कि टू अपना थिंक कुछ सोचना। बियॉन्ड। या तो वो फ्रीडम टू इमेजिन ऑन इट्स ओन बियॉन्ड इज़ पॉसिबल व्हेन यू गिव दैट फ्रीडम टू एक्सप्लोर। या तो आप जब बच्चे को सुना रहे हो तो वो सुन भी रहा है, सोच भी रहा है, वो कभी-कभी सो जाता है, तो कभी-कभी जाग जाता है, तो उसमें भी कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं। वाओ। और वो प्रोसेसेस उनके इंटरनल प्रोसेसेस हैं। वो काम डाउन होता है, वो पीसफुल होता है, और जहाँ पीस है वहाँ जॉय है। तो आप देखोगे हमारे यहाँ पे जब बच्चा सुबह आता है, हँसते-हँसते आता है और कहता है अब हम घर नहीं जाना है, उसको जाने का मन नहीं करता, वो वहीं रहना चाहता है। तो मतलब उसको अच्छा लगता है इसीलिए रहना चाहता है। लेकिन कन्वेंशनल स्कूल में, सॉरी टू से, बच्चे को ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है कि नहीं जाओ,
और बच्चा जब आता है तो एक बोझ में करके आता है कि अच्छा अभी होमवर्क करना है, करेक्ट। अभी ऐसा करना है। आपने हमें बहुत सारे टैंजेंट्स दे दिए बात करने के लिए। सबसे पहले तो अगर बच्चा पूरा दिन इतना अलग तरीके से और इतना ब्यूटीफुल तरीके से स्पेंड करता है, तो हमें बहुत बार बोला जाता है कि बच्चे के मोटर स्किल्स हुँ। वो डेवलप होते हैं जब हम राइटिंग करना शुरू करते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, वो सब। तो इसमें मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं? तो जो छोटा बच्चा है किंडरगार्टन की अगर मैं बात करूँ, तो जब वो नाइफ उठा रहा है, नाइफ से कट कर रहा है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स ही तो इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके, जब बच्चा हम वेडनेसडे को ड्राइंग डे कराते हैं तो हम क्रेयॉन्स देते हैं, ओके, जो कि एक हमारे जो इको फ्रेंडली हमारे हैं कलर्स हैं जिनको हम यूज़ कराते हैं। और वो जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल भी बच्चों के हैंड्स के लिए फ्रेंडली है, ओके, कोई केमिकल नहीं है। तो जब वो बच्चा उसे पकड़ता है हाथ में तो उसकी ये फिंगर्स यूज़ होती हैं। तो इस फिंगर्स से बड़े वाले क्रेयॉन्स हम देते हैं और गोल वाले नहीं देते अभी, गोल वाले दिए जाते हैं जब ग्रेड 1 में बच्चा आता है, 6 साल के बाद। ओके, और 5th ईयर मतलब 5th ग्रेड तक हम बच्चे को कलर पेंसिल से लिखवाते हैं। उनको अभी भी हम कलर्स देते हैं। ओके, पेन हम देते हैं 6th में आकर के। जब बच्चा उस तरीके से स्टेबल हो गया है, उसकी हैंडराइटिंग स्टेबल हो गई है, तब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं पेन। ओके, तो शुरू में ग्रोस मोटर स्किल्स अपने अगर बच्चा जब पार्क में जाता है, कोई चीज़ उठाता है, कोई चीज़ रखता है, कोई कंकड़ उठाया उसने या कोई उसने मिट्टी उठाई या टहनी उठाई, तो हर चीज़ को उठाने में उसकी अलग तरीके की फैकल्टीज़ यूज़ हो रही हैं। हर तरीके का अलग है ना, बिल्कुल, टेक्सचर अलग बिल्कुल। है, विड्थ अलग है, हर तरीके का भारीपन अलग है, हल्कापन अलग है। तो वो क्या है? वो यही है। तो मैंने अभी ऑफ लेट मैंने एक एनसीईआरटी की किताब उठाई थी जो किंडरगार्टन में यूज़ होती है और मैंने देखा वहाँ क्या हो रहा है उनके किंडरगार्टन में। तो मैंने देखा कि ये जो बच्चों को जैसे बताया जाता है रक्षाबंधन के बारे में बताया जा रहा है। रक्षाबंधन हम बताते नहीं हैं। हम रक्षाबंधन जो है एक तरीके का सिंबॉलिकली हम उसको करते हैं। दिवाली को हम सेलिब्रेट करते हैं, दिए बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, रंगोली करते हैं, फिर उन दियों को जलाते हैं। तो हमें ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि दिवाली में क्या होता है। दिवाली को हम मनाते हैं। मतलब जो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, वो हाँ। असली में यहाँ पर होता है। थ्योरी से हम नहीं समझा रहे, बस वही डिफ़रेंस है। प्रैक्टिकल। हम आप कन्वेंशन में वो थ्योरी से बताएँगे और कहेंगे ये सिलेबस है। गॉट इट, हम गॉट इट। उसी चीज़ों को जो-जो साल में जितने त्योहार आएँगे, जितने भी सीज़न्स आएँगे, जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं, वो सब हम उनको एक्सपीरियंस के थ्रू लेके आते हैं। और जो एक आम पेरेंट है, उसको ये नहीं समझ में आता कि इस तरीके की लर्निंग जो है, वो शायद बच्चे को बिना स्ट्रेस की लर्निंग दे रही है, जॉय ऑफ लर्निंग दे रही है। एग्ज़ैक्टली, तो मेरा अगला आपसे क्वेश्चन या डिस्कशन यही है कि कभी-कभी हम ये बात करते हैं कि बच्चों पर बहुत प्रेशर डल रहा है। बट कभी-कभी हम आगे जाकर जब बड़े होते हैं ये भी सोचते हैं कि प्रेशर डला है इसीलिए हम थोड़े टफ भी बनते हैं, हुँ, आगे हुँ, जाते हैं। तो हुँ। अगर ऐसा करिकुलम होता है, तो हमारे ऊपर प्रेशर ही नहीं डलता है, तो बच्चे फिर आगे जाकर कैसे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है? हाँ, तो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली में मैंने बहुत बार हमारे जो पेरेंट्स आते हैं, न्यू पेरेंट्स वो ये करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अगर हमने अपने बच्चे को कॉम्पिटिशन के से वंचित रखा या इस तरीके से नहीं भेजा तो वो तो वीक हो जाएँगे। वो तो फेस नहीं कर पाएँगे वर्ल्ड को। हुँ, तो मेरा आंसर हमेशा ये रहा है कि अगर कोई चीज़ टेंडर है, सॉफ्ट है या अभी मासूम है, अगर आप उनके ऊपर अभी ये प्रेशर डाल दोगे तो आपको लगता है कि क्या वो प्रेशर को सही तरीके से हेल्दी वे में वो ले पाएँगे? हो सकता है उनको साइकोलॉजिकल कुछ चेंजेस आ जाएँ जो आज आप नहीं देख रहे, आप टीन्स में जब वो आएँगे तब दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे उनकी नर्चरिंग करते हो एक सेफ एनवायरनमेंट में, एक एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत ही कॉर्डियल है बच्चे के लिए, तो वो प्रेशर जो है आज हम प्रेशर से बचाते हैं बच्चों को। बच्चे किस लिए हमें बच्चों को तो हमें बचा के रखना है ना, जब तक उनमें वो स्ट्रेंथ ना आ जाए कि वो फेस कर पाएँ वर्ल्ड को। अगर आप एनिमल किंगडम की देखो तो, एनिमल किंगडम में हम शेर के बच्चे से डर जाएँगे, हुँ। लेकिन शेरनी तब तक अपने उस बच्चे को प्रोटेक्ट करती है जब तक उसे पता ना चल जाए कि ये शिकार कर सकता है। तब तक वो अकेले नहीं छोड़ती, विथ प्रोटेक्शन रखती है।
तो हम आज शायद पेरेंट की मानसिकता में थोड़ा बदलाव आ गया है। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को हम शुरू से ही प्रेशर उसको डालना चाहिए। उनको कॉन्फिडेंट बनाएँ या या उनको वर्ल्ड के सामने रख दें कि कई बार पेरेंट्स बोलते हैं जाओ जाके बात करो, आपको डर क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं है, जाओ, जाओ। क्यों? हम क्यों बच्चे को आज इतना जल्दी वर्ल्ड को फेस कराना चाहते हैं, जिस समय वो बच्चा सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहता है, ब्यूटी को अंडरस्टैंड करना चाहता है, उसके लिए वर्ल्ड अभी ब्यूटीफुल प्लेस है। व्हाई वी वांट टू गिव द चाइल्ड अ रियलिटी चेक दैट वर्ल्ड इज बैड या वर्ल्ड इज नॉट सो गुड, पीपल आर बैड। हम ये नोशन क्यों डालना चाहते हैं उनके अर्ली ईयर्स में? ये राइट और रॉन्ग क्यों डालना चाहते हैं? हम उन्हें क्यों नहीं एक एक्सप्लोरेशन में ही रखना चाहते हैं? ये ह्यूमन डिज़ाइन है कि हम एक्सप्लोर करें, अपने आप से एक्सप्लोर करें। और आपको मैं बताऊँ कि हर ह्यूमन बीइंग्स की ये नीड है टू लर्न। जब राइट एज आएगी, बच्चा खुद आपके कहेगा, "आप मुझे कुछ सिखा नहीं रहे हो, मुझे बताओ।" लेकिन आजकल पेरेंट्स खुद ही पहले ही बता देता है। एज से पहले सारी एज चीजें से हो रही पहले वो हैं। बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा बच्चा सब कुछ जानता हो। तो वो एलेक्सा के थ्रू, वो गूगल के थ्रू, वो और तरीके के मीडियम्स के थ्रू बच्चे को ओवरलोडेड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन से और थिंकिंग शुरू हो जाती है एंड इसीलिए फिजिकल ग्रोथ कम हो गई है। आजकल अर्ली प्यूबर्टी क्यों है? क्योंकि आपने वक्त से पहले बच्चों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो एडल्ट स्पेसिफिक थी। ऐसा मीडिया एक्सपोजर कर दिया है जो बच्चा उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है मेंटली अपने लिए। इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हम देख के घबरा जाते हैं कि इतना वायलेंस, इतना ज़्यादा एक्सपोज़र एंड सेक्सिज़्म एंड ऑल दैट, व्हाई? तो मतलब आपके स्कूल जैसे अगर हम दूसरे नॉर्मल स्कूल्स देखते हैं तो उसमें स्क्रीन का भी एक्सपोज़र हो जाता है स्कूल में ही। तो आपके स्कूल में स्क्रीन का ज़ीरो एक्सपोज़र ज़ीरो रहता है? एक्सपोज़र है। ये जब मिडल स्कूल में बच्चा आता है, टीन्स में आता है, उस समय पे दौरान में हम ये कहते हैं कि देखिए उस समय बच्चा थोड़ा चाहता है। कौन-सी क्लास से? आप 6th ऑनवर्ड समझ लीजिए, तो ओके, उसमें भी एक लिमिट है। हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि नो मीडिया इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप 12वीं तक में कोई मीडिया नहीं दोगे ना, आपको उसका दिखाई देगा पॉजिटिव इफेक्ट इन देयर लाइव्स। या लेकिन वो कहते हैं कि भई पार्क में जाएगा बच्चा, उसका पीयर ग्रुप में सब देख रहे हैं, हम कहाँ तक अवॉइड करें? वो उनको एक चैलेंज लगता है, प्रैक्टिकल चैलेंज। तो समटाइम्स वी गिव देम कि चलो कंट्रोल्ड वे में हफ्ते में 1 बार दे दिया जाए। वी सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे आर वाचिंग। ओके। सो देयर इज़ अ पैरेंटल कंट्रोल टू दैट। तो जब हम उस तरीके से करते हैं तो उस समय बाद में बच्चे अम, इसमें थोड़ा बहुत देखते हैं। और मैं आपको बताऊँ जैसे हमारे ग्रेड 8 के बच्चे हैं जो इस समय करंटली हैं, उनका सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ इमेजिनेशन या सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इज़ सच अ लेवल बिकॉज़ उन्होंने मीडिया कम देखा है। मेरा खुद का बेटा जो है, जब वो इमेजिनेशन करता है, जब वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करता है या स्टोरी राइटिंग करता है, उसकी इमेजिनेशन इमेजेस इतनी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं बिकॉज़ उसने अम, खूब बुक्स पढ़ी हैं रादर देन टीवी देखी है। तो वो एक फ़र्क पड़ता है। वो सामने विज़िबल हमें दिखता है, जो क्लियर कट दिखता है कि जो ज़्यादा मीडिया देखते हैं बच्चे, वो ज़्यादा सोच नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते, करेक्ट। एंड दैट इज़ द क्रिएटिविटी नहीं ला नीड ऑफ द पाते। आवर बिकॉज़ अगर हम आज एआई देखते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है देखते हैं, तो हाँ। उसमें मेन आपका ओरिजिनल थॉट जो ओरिजिनल थिंकर्स हैं, वो ही आगे चलेंगे। हुँ। क्योंकि जो सिर्फ़ कॉपी वाले थिंकर्स हैं या जो सिर्फ़ सोचते नहीं हैं, तो उनकी जॉब्स धीरे-धीरे जाती जा रही है। बिल्कुल। तो आजकल का मुझे तो क्या लगता है कि अल्टरनेटिव वे जो है ना या अल्टरनेटिव स्कूलिंग मेन वे होना चाहिए। मतलब यही एक पाथ है और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे बड़ी नीड है कि जी। अल्टरनेटिव वे को अपनाया जाए। क्योंकि हम बच्चों को एक तरीके के सिस्टम में डाल कर के उनको एक तरीके के बनाना की कोशिश कर रहे हैं और हम उनकी यूनिकनेस को लॉस्ट करा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसे बचा के रखें। अपने इनोसेंस जो इन बच्चों का है उसको किसी तरह सेव करें। बट एज 6 तक तो हमें समझ आ गया कि आप कुछ भी पढ़ाते नहीं हैं, कुछ भी लिखवाते नहीं हैं, ये सारा नहीं होता है। हुँ। उसके आगे कैसे रहता है इनका? उसके बाद आपका फॉर्मल जैसा लर्निंग होता है, ग्रेड 1 में आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, बट उसमें भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, हर एक लेसन प्लान ऐसे डिज़ाइन्ड होता है कि देयर इज़ ऑब्जर्वेशन फॉर पहले एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू
चीज़ों को रखा जाता है। ओके। बच्चा नेचर में देखता है कहाँ 1 है, कहाँ 2s हैं, ओके। कहाँ 3s हैं, और फिर उसको वो अपने हाथ से ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं, बॉडी से ड्रॉ करते हैं। तो उस तरीके से वो लर्निंग की शुरुआत होती है। सेकंड ग्रेड में भी आपके डिफरेंट सब धीरे-धीरे सब्जेक्ट्स बिल्ड होना शुरू होता है। ओके। मतलब फाउंडेशन पर ध्यान देते हैं, बट जब ये बच्चे कॉलेज में जाते हैं या हुँ। कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो वहाँ तो अल्टरनेटिव तरीके नहीं होते हैं। तो क्या ये स्ट्रगल नहीं करते हैं उसमें? तो अभी जैसे हमारे जो ग्रेड 8 के बच्चे हैं, तो उन्होंने 6th में जैसे फिज़िक्स इंट्रोड्यूस्ड हुई, 7th में उनकी केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड हुई और एडवांस्ड फिज़िक्स यूज़ हुई। और अब जैसे इस साल में वो बायोलॉजी पढ़ेंगे। हर साल जैसा-जैसा उनका ऐज बढ़ता है, अकॉर्डिंगली करिकुलम उनके लिए आता है। ऐज एप्रोप्रिएट करिकुलम आता ओके। है। कॉज़ एंड इफेक्ट दे कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हेन दे आर एट द एज ऑफ 12 और 13, 12। ओके। नहीं तो उससे पहले उनको नहीं समझ में आता ना कि ये करने का ये नुकसान है या ये फ़ायदा है। तो उस समय फिज़िक्स आती है। तो जब ये बच्चे आज 8th में आए हैं और आज वो एंट्रेंसेस दे रहे हैं दूसरे स्कूल्स में, दे आर ए फाइन। उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है किसी भी तरीके के सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम देने के लिए, या किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हमें नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कि फाउंडेशन उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि अब उनको कुछ भी दुनिया में आता है, तो वो अडैप्ट कर पाते हैं चीज़ों को। अडैप्ट नहीं कर पाते हैं, वो अडैप्ट तो कर पाते हैं, यू आर राइट। एट द सेम टाइम वो खुद से लर्न कर सकते हैं। उनका इंटरेस्ट इतना है उस चीज़ में अब इतना, कि उनको डर ही नहीं है। वो कहते हैं हम पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे। हमसे नहीं समझ में आ रहा तो हम किसी से पूछ लेंगे और कर लेंगे। अपने पेरेंट्स की ले लेंगे, फ्रेंड्स की हेल्प ले लेंगे। सो दे नो द वेज़ टू डू थिंग्स। और क्या अल्टरनेट स्कूल के बच्चे ट्यूशन जाते हैं? देखिए जो अभी मेरे इन अराउंड बच्चे हैं उसमें से तो कोई भी ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, ओके। क्योंकि जो भी चीज़ है वो टीचर केटर कर सकती है। जो सब्जेक्ट टीचर है, जैसे मैथ्स के टीचर हैं, उनको दिख रहा है कि ये बच्चे को थोड़ा-सा ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस समय पे वो उनको अ क्लास में लेसन प्लान ऐसे बनाएँगे कि एक जो फ़ास्ट लर्नर है उसको थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चंस देंगे। जो दूसरे बच्चे हैं उनको थोड़ा कम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देंगे। तो ये वेरी करता है अ अ, टीचर की भी कैपेबिलिटीज़ पे, गॉट डायनामिज़्म इट, पे, गॉट इट, कि वो कैसे देख पाता है। गॉट इट। समटाइम्स किसी बच्चे को अगर ज़रूरत है तो हम ये कहते हैं आप किसी की हेल्प ले लो, बट डोंट सेंड देम एज़ अ ट्यूशन थिंग जहाँ प्रेशर डाल रहे हैं। तो वो हम पेरेंट्स से बात करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली पेरेंट्स ऐसे ही व्यक्ति को ढूँढते हैं जो कि प्रेशर नहीं डाल रहे। आपने कुछ देर पहले ये बोला था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आजकल बच्चों में एंग्ज़ायटी होती है, तो क्या वॉलड्रॉफ एजुकेशन से जो बच्चे निकलते हैं या इसमें पढ़ते हैं, तो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कम होते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि हम सराउंडेड हैं इस समय सोसाइटी से जहाँ हर घटना हो रही है, घटित या हो रही है। बच्चा कहीं देख भी रहा है, कुछ हो भी रहा है, सब कुछ चल रहा है। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो वॉलड्रॉफ में हमारे इस समय जो बच्चे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनका हैंडल करने का तरीका अलग है। वो शायद एक कन्वेंशनल बच्चा शायद हो सकता है वो रिज़ॉल्व करे एक डिफरेंटली। हर बच्चा यूनिक है, और मैं कहूँगी हर चीज़ पर्सन स्पेसिफिक भी होती है। ऐसा नहीं कि कन्वेंशनल बच्चा नहीं कर सकता, या राइट? लेकिन वॉलड्रॉफ में या अल्टरनेटिव स्कूलों में, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जाए हैं, उन्होंने देखा है ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए चीज़ों को, या उन्होंने देखा है कि रिज़ॉल्व कैसे करते हैं हम चीज़ों को, तो वो सॉल्यूशंस ला पाते हैं। ओके। तो उनका हैंडलिंग का तरीका डिफरेंट होता है। वो कई बार कोप अप अलग-अलग तरीके से करते हैं। पीयर प्रेशर को या एग्ज़ाम के प्रेशर को उनको भी होता है। वो भी एंग्ज़ायटी में आते हैं। बट देन दे नो हाउ टू कोप अप, एंड इफ दे कांट कोप अप दे गो टू टीचर। तो क्या आप लोग ऐसी एजुकेशन में, वॉलड्रॉफ एजुकेशन में, अल्टरनेट स्कूल्स में मनी, कम्युनिकेशन, फेलियर, इन जो लाइफ स्किल्स होते हैं, इन पर भी ध्यान देते हैं? बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि इसमें बच्चे फेल नहीं होते। अभी हुँ, हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुए उसमें 1-2 बच्चों ने एक बार में नहीं उनका क्लियर हुआ। या और 1-2 बच्चों को ऐसा लगा कि ये क्या हुआ? थोड़ा-सा उनको बुरा लगा, बट दे हैव टू कम बैक टू इट, एंड वी नेवर टेल देम एज़ अ मोटिवेशनल जार्गन्स हम नहीं देते कि यू कैन डू इट, या कम ऑन, यू डू इट। नहीं, वी गिव देम टाइम, लेट्स सी हाउ दिस चाइल्ड कोप अप। ओके। हम वो वेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या वो बच्चा आता है, हेल हम उसके पास जाते हैं, हम उससे बात करते हैं कि आर यू फाइन? डू यू नीड एनी सपोर्ट? एंड इफ अ चाइल्ड सेज नो, नो आई एम फाइन, आई विल टेक सम टाइम, वी गिव दैट रिस्पेक्ट टू दैट चाइल्ड कि ठीक है आप टाइम लो।
अगर बच्चा मिडिल स्कूल वाला बच्चा है, टीनेजर है, तो वी लिसन टू दैट चाइल्ड। तो वो सारे इश्यूज़ मनी, जैसे मैं आपको बताऊँ कि जब ग्रेड 6 में ये बच्चे थे, तो बिज़नेस मैथ्स का उनका एक सब्जेक्ट था। ओके। तो इन्होंने बिज़नेस मैथ्स का 3 वीक्स का उनका ब्लॉक चला, और उस ब्लॉक को करने के बाद में इन बच्चों ने इनके टीचर ने कहा, अब आप ऐसा कुछ बताइए जो जिससे हम पैसा कमाएँ। ग्रेड 8 में आप बिज़नेस 6th मैथ्स पढ़ा 6th में ग्रेड 6th में ग्रेड 6 में? जी, ओके। बिज़नेस मैथ्स का एक पेपर था। तो सब्जेक्ट था। तो इन बच्चों से कहा गया कि आप बताइए, इस अब आपने इतना बिज़नेस मैथ सीखा है, अब बताइए हम पैसा कैसे कमाएँगे? जस्ट एक या फ्लोट कर दिया क्वेश्चन। उन बच्चों ने आपस में डिस्कस किया, और वो दे केम अप विद दिस आइडिया कि हम चाय बेचेंगे। ओके, इन्होंने सारी तैयारी, 2 ग्रुप्स बन गए, ओके, और इन्होंने चाय बनाने से लेकर के, सेटअप करने से लेकर के, उसके बारे में मार्केटिंग करना, सब कुछ उन बच्चों ने खुद किया, और वहाँ जाके स्टॉल लगाया, एक एक रियल मार्केट में जाके स्टॉल लगाया, और जाके कस्टमर से बात करिए, आइए, लीजिए, और इवन अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना, और ऑब्वियसली तो दे अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग कस्टमर्स, हाउ टू ब्रिंग, एंड वहाँ पे कई लोग आए, उन्होंने बोला, वो खुद भी मार्केटिंग के थे, उन्होंने कहा ये बच्चे तो आपके मतलब बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्किल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। दे वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज दे नो रियली हाउ टू एग्जीक्यूट समथिंग व्हाट दे हैव लर्नड इन थ्योरी। या तो बिज़नेस मैथ्स जैसे आपने बताया, तो क्या सब्जेक्ट्स ऐसे ही होते हैं अलग-अलग या फिर नॉर्मल स्कूलिंग की सारे तरह? नॉर्मल वाले, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपके सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, बट यूजुअली मैथ्स। बिज़नेस मैथ्स एक नॉर्मल स्कूल में सब्जेक्ट नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पे ये है, बिज़नेस मैथ्स है। इवन ज्योमेट्री में भी हम एक ज्योमेट्री करते हैं, जो कि जैसे मंडलास बनाते हैं ना, जो एक ब्यूटीफुल वे में ज्योमेट्री करते हैं, उसका एक नाम है जो मैं इस समय फॉरगेट कर रही हूँ। जो आपने कई जगहों पे रंगोलीज़ में देखा होगा, साउथ में वेरी या इंट्रिकेट लेवल ऑफ रंगोलीज़ या बनाई जाती हैं। तो वो सब भी इसमें सिखाई जाती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, केवल ये सब्जेक्ट्स ही नहीं होते वॉलरॉफ में। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्ले मेकिंग, कारपेंट्री, वुड वर्क, ओह! म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, एंड फ्लूट, रिकॉर्डर्स। ये बच्चा बहुत बच्चे जो हैं ओवरऑल उनकी विकास किया जाता वॉव! है। मतलब ये रियल में होलिस्टिक डेवलपमेंट है। हाँ मुझे सुन के इतना मज़ा आ रहा है कि मेरे टाइम पर होता तो मैं यही पढ़ता शायद। जी। और गेम्स, गेम्स वेरी इंटीग्रल पार्ट है इवन इन ग्रेड्स। कारपेंटरी और ये सब जो आपने जी। चीज़ें बताई, ये कौन-सी ग्रेड से होता है, कौन-सी एज तो से होता है? देखिए, जैसे हम क्ले जो है 4th से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, रिकॉर्डर हम ग्रेड 1 से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। रिकॉर्डर मतलब? रिकॉर्डर एक तरीके की फ्लूट होती है, ओके, बट थोड़ी-सी होल्ड करने में थोड़ी-सी वो मोटी होती है, जर्मन रिकॉर्डर होता है, तो ओके। वो बड़ा उसका एक बड़ा पीसफुल साउंड होती है। तो वो बच्चे हमारे बजाते हैं, और एंड सितार हम ग्रेड 5 से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो रिकॉर्डर है, ये कंपल्सरी है हर बच्चे के लिए? ये डिपेंड करता है कि स्कूल में, वॉलरॉफ स्कूल में है कि नहीं है। हमारे में तो कंपल्सरी है। ओके, ग्रेड 1 से बच्चे हमारे रिकॉर्डर्स बजा रहे हैं, तो दे नो हाउ टू प्ले रिकॉर्डर। और 5th से हम सितार देते हैं, और वेस्टर्न वोकल हमने 6th ऑनवर्ड शुरू कर दिया था बच्चों वॉव! के लिए। और पियानो भी 6th-7th, कीबोर्ड जिन्होंने कीबोर्ड बनाना है, जिन्होंने गिटार बजाना है, यूकेलेले बजाना है, दे चूज़ एट ओके, दैट टाइम। मतलब हाँ। म्यूज़िक कंपल्सरी है। Music is very, very integral to Waldorf education or alternative education per se. Music and art, it is integrated to the curriculum. यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं है। पेंटिंग, आपको मैंने मतलब पेंटिंग ये नहीं मेन बोला। है, इसको टैग नहीं किया गया है कि ये भी कर लो, पढ़ाई करो और ये भी कर नहीं, लो। नहीं, ये उसी में इंटीग्रेटेड है। हमने जो पढ़ा ब्लॉक, अगर मैथ्स ब्लॉक चल रहा था या हमारा हिस्ट्री ब्लॉक चल रहा था, तो अगर हम हिस्ट्री में हम पानीपत की लड़ाई पढ़ रहे हैं, या हम इंडिपेंडेंस की पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई पिक्चर बनानी है, तो वो पिक्चर यहाँ पे उनके मेन लेसन में आएगी, और ओके, वो खुद बनाएंगे। और तीसरी चीज़ जो वॉल्डorf स्कूल में इंटीग्रल होती है, वो होती है लैंग्वेजेस। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और हम संस्कृत एज अ थर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं अभी ओके। हमारे स्कूल में। तो लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चे की इंग्लिश, हिंदी, उस पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से उसका एक्सप्रेशन है। अगर सही एक्सप्रेस करेगा वो बोल के और लिख के, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। इट्स एब्सोल्युटली, लाइफ स्किल।
And soft skills are the only skills which will survive in the future. या एंड दी स्किल्स व्हाट आई टोल्ड यू ना, जो आर्ट्स हैं या म्यूजिक है, ये बच्चों को ना, जब हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड वर्क करते हैं ना, तो जब हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं आर्ट्स एंड म्यूजिक, तो जो नॉलेज हम लेना चाह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से एसिमुलेट होती है, ज़्यादा अच्छे से हमारे अंदर तक जाती है। हमें रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। चिल्ड्रन कैन रियली इंजॉय दैट प्रोसेस। Yeah. और ये करने से उनका कह लीजिए मेंटल विकास बहुत होता है। अगर आप, मैं बोलूँ म्यूजिक और मैथ्स लिंक्ड है, तो कोई, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। तो म्यूजिक बहुत इंटीग्रल है। हमने सारी पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करी ऑल्टरनेट स्कूल्स के बारे में. व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ऑल्टरनेट स्कूल्स? इनकी विजिबिलिटी, इनको, इनके बारे में लोग जानते ही नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है। तो हमें ये पेरेंट्स तक पहुंचाना है, समहाउ पेरेंट्स को एजुकेट करना है इस बारे में कि ये जो मिथ है ना कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में पढ़ाई नहीं होती या बच्चा रियल वर्ल्ड सिचुएशन को डील नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा मिथ है। उनको ये जानकारी देनी है कि ऐसा नहीं होता है, और पेरेंट्स को ये पूरा कॉन्फिडेंस देना है कि ये एजुकेशन को ले करके आगे बच्चों का अच्छा करियर बनता है, एक बच्चा एक बहुत ही बेहतर ह्यूमन बीइंग बनता है, और आगे के अपने जितने भी उसके लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं उनको हैंडल करने की उसमें ज़्यादा सक्षमता आती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स की मेंटालिटी में, क्योंकि आज का पेरेंट्स क्या है ना, वो जो मेजोरिटेरियन व्यू है उसे फॉलो करना चाहता है। करेक्ट. जो जैसा कुछ चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग है, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर को लेकर के हमेशा लगता है कि मैं शायद ये नहीं करूं, नहीं तो हो सकता है मेरा बच्चा आगे क्या होगा। तो उस अनसर्टेनिटी, उस फियर को लेकर के वो नया चीज़ एक्सपेरिमेंट की तरह लेता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, शायद वर्क करे शायद ना करे। और कुछ लोग वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते क्योंकि उन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। करेक्ट. तो ये एजुकेशन के थ्रू हमें ये बात उनको बतानी पड़ेगी, ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में आने के बाद बच्चा जो है वो एक खुल करके जी सकता है, लाइफ को जी सकता है, लाइफ स्किल सीख सकता है, एंड कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकता है, जो कि इस गोल है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का। अब हमने सारी बातें करी, तो जो ऑल्टरनेट स्कूल्स जैसे आपका स्कूल है और बहुत स्कूल हैं, इनकी फीस कैसे होती है? नॉर्मल स्कूल्स की तरह है इंडिया में, या ये एक्सपेंसिव स्कूल्स होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, ओके. वेरी करता है। जैसे कोई स्कूल अगर नया स्कूल है, कोई स्क्रैच से शुरू कर रहा है, तो उनको फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो फाउंडर्स हैं, जो चला रहे हैं, वो किस तरीके से चला रहे हैं, तो उस सेंस में कभी-कभी फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। बट एक तरीके से कम की जा सकती है फ़ीस, वो है जब ज़्यादा बच्चे आएँ। बट हमेशा वॉलडॉर्फ स्कूल की प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें बच्चे कम होते हैं। ओके. बहुत कम स्कूल्स हैं जो कि थोड़ा आगे तक अच्छा कर रहे हैं, 12th तक ग्रेड पहुँच गए हैं, बट वो ऑर्गेनिकली ही बढ़े हैं। एक रूम से शुरू होकर के वो 12वीं तक गए हैं, बड़े स्कूल बने हैं। तो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट तो हुआ है, गॉट बट इट. फीस जो है वो मोर और लेस कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। और ये स्कूल्स किसी भी बोर्ड से गवर्न नहीं है, बस वॉलड्रॉफ का जो करिकुलम है. नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्कूल्स जो हैं वो आईजीसीएसई की तरफ अडॉप्ट करते हैं, कुछ ओके. सीबीएसई को अडॉप्ट करते हैं, ओके. 6th ऑनवर्ड्स करते हैं। जैसे हमने 8th तक नहीं किया है। ओके. 8th के बाद जनरली लोग 9th से आईजीसीएसई, सीबीएसई या दोनों को, जिस गॉट इट. बच्चे को जो लेना है वो अडॉप्ट करते हैं। ओके. और कुछ लोग हैं जो सिर्फ वॉलड्रॉफ बोर्ड पे ही 12th तक रहते हैं। ओके. हुँ, तो अब इतना सारा हमने वॉलड्रॉफ के बारे में जाना. जी। आप उन 3 चीज़ें उन पेरेंट्स को कहना चाहेंगे जिनके बच्चे ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते हैं? अ, किस संदर्भ में? कुछ भी, अगर आप 3 चीज़ें एक पेरेंट से मिलेंगे और हुँ, उनके बच्चे ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते हैं, हुँ। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने बच्चों के संपूर्ण विकास की तरफ सोचते हैं, एज़ अ पेरेंट हर कोई सोचता है। तो केवल आप एकेडमिक की तरफ मत ध्यान दो, आप उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दो। उनका ये देखो कि वो इमोशनली सिक्योर्ड सिटिज़न्स कैसे बने, एडल्ट्स कैसे बने। आजकल हम देखते हैं कई बार इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतने तरीके के, कई बार बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले लेते हैं अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं न कहीं वो इमोशनली वो अपने स्टेट में नहीं होते, एंड दे टेक अ ड्रास्टिक स्टेप फॉर देमसेल्व्स इन लाइफ, एंड दैट्स ऑल या. एंड। या. तो मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि आप उनके इमोशनल
चीज़ों पे ध्यान दीजिए। उनके उनकी जो उनका ओवरऑल विकास करे, उनको पेंटिंग, ड्राइंग, उनको संगीत में, उनको डांस में जो उनकी रुचि है उसको भी डेवलप कीजिए। हमेशा पढ़ाई, मार्क्स और उसी से सक्सेस को मत नापिए। सक्सेस की डेफिनेशन चेंज करिए। हैप्पीनेस की डेफिनेशन को चेंज करिए, क्योंकि वहीं पे हम अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं। नहीं तो बच्चा ये समझता है हमारा पेरेंट हमें समझता ही नहीं है। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी उन पेरेंट्स को कि अम, अपने बच्चों को ना डिसिप्लिन और फ्रीडम को आप इसको ऐसे लें कि राइट टाइम पे डिसिप्लिन रखिए और फ्रीडम का एक तरीके से सामंजस्य बिठाइए। जिस एज में 12 साल तक की उम्र में जब बच्चों को हमें डिसिप्लिन करना चाहिए इन अ नॉट इन अथॉरिटेरियन वे बट इन अ लविंग वे, एज अ लविंग अथॉरिटी हम लेके आए बच्चे के लिए और उसको रिदम्स में और बाउंड्रीज के साथ हम उसको समझाएं चीज़ों को करने के लिए। वो इम्पॉर्टेंट है 12 साल तक की एज। 12 साल के बाद बच्चे को सुनना शुरू करिए, उसको थोड़ी फ्रीडम देना शुरू गॉट इट। करिए। उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि वो एक यंग अडल्ट है एंड द चाइल्ड कैन टेक अ डिसीजन, क्योंकि अब वो रेडी है डिसीजन लेने के लिए। उस समय हम बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बच्चा रिबेल करता है। टीनेजर्स में क्यों ये दिक्कत ज़्यादातर माँ बाप फेस कर रहे हैं कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि आप उस समय उनको डिसिप्लिन कर रहे हैं, उस समय उनको आप हैबिट्स चेंज करने के लिए कह रहे हैं जब वो ऑलरेडी एक पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी ले चुके हैं, वो अपने आप को एक वे में कुछ ढाल बन चुके चुके बन हैं चुके हैं। और वो उनका फिक्स हो चुका है और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस, अब वो चेंज करें। यस। जबकि ये सारा काम आपको उनके 12 साल तक में कर देना करेक्ट। चाहिए था, उनको हैबिट्स हैं। तब हम उनको मन कर हम कहते चलो आपको मूवी देखनी है लेट नाइट, ठीक है कर लो। अच्छा आपको चॉकलेट्स खानी है, कर लीजिए, क्योंकि वी आर आउट ऑफ लव, या वी गिव इन, बट देन इट हैज़ अ कॉस्ट टू पे। गॉट इट। सो दिस पेरेंटिंग वे को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब हमारा लास्ट एक रैपिड फायर राउंड है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी से आंसर करना है। हुँ। एग्जाम्स नेसेसरी और आउटडेटेड? इट डिपेंड्स व्हाट एज अ चाइल्ड इज़। ओके। व्हाट एज शुड द एग्जाम स्टार्ट? आफ्टर 13 or 14 years. ओके। And exam should never be a burden on the child. It should be always specific to just to understand where the child stands. ओके। ये एग्ज़ाम का सॉरी मैं थोड़ा एक लाइन ले रही हूँ क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट ये लग रहा है कि कन्वेंशनल स्कूलों में क्या होता है कि थ्रू आउट ईयर या वीकली टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम्स, हाफ ईयरलीज, देन फाइनल एग्जाम्स, करेक्ट। थ्रू आउट ईयर एग्जाम्स इन सम वे और दी अदर हो रहा होता है। बच्चे के पास टाइम नहीं मिलता, वो प्लेग्राउंड में आना बंद कर देता है, वो किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स, सिंगिंग, म्यूजिक सब बंद कर देता है, बिकॉज दे से वी डोंट हैव टाइम। या तो अगर चाइल्डहुड में हम उनको इतना एंगेज रखेंगे एकेडमिकली, तो हम कैसे उनको एक ऐसा इंडिविजुअल बना पाएंगे जिसमें कि वो एक हैप्पी इंडिविजुअल बनने की मतलब उसकी तैयारी हम करा पाएं। तो वो समय नहीं मिल पाता है उनको। होमवर्क यस और नो? इनिशियल ईयर्स टोटली नो, टिल 13 ईयर्स नो। रैंक्स मोटिवेशन और ट्रॉमा? ट्रॉमा समटाइम्स। फेलियर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम और एक्सपीरियंस्ड अर्ली? Not to be protected. If they are failing, let them experience, but they need to be hold, मतलब उनको होल्ड करना उन बच्चों को ज़रूरी है। वन स्किल एवरी चाइल्ड मस्ट लर्न बिफोर 18? लिसनिंग। ऑल्टरनेट स्कूल्स का बिगेस्ट मिथ? कि यहाँ पे बच्चे कॉम्पीट नहीं कर सकते, या यहाँ पे रियल वर्ल्ड को फेस कर नहीं सकते बच्चे, रियल वर्ल्ड लाइफ सिचुएशंस को वो नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है। वन थिंग मेन स्ट्रीम स्कूल्स मस्ट स्टॉप इमीडिएटली? आई थिंक होमवर्क्स थोड़ा कम किया जा सकता है, और एग्जाम्स। वन थिंग पेरेंट्स अननेसेसरली ऑब्सेस ओवर? कि हमारे बच्चे को सब कुछ आज ही पता होना चाहिए, तो नॉलेज को ओवरलोडेड नॉलेज आई थिंक दे आर ऑब्सेस्ड विद। कंप्लीट द लाइन, रियल एजुकेशन इज? रियल एजुकेशन इज द एज स्पेसिफिक ओवरऑल development of a human being, creating self awareness,
अपने बारे में जानने की दिशा को हम सही एजुकेशन कह सकते हैं। That is real education. Yeah. Wow. On that note, thank you so much, Dr. Tulika. It was an eye-opening conversation because ये बोर्ड और ये चीज़ें हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, बट ये हो रहा है और सुन के बहुत अच्छा लगता है. And we wish you all the luck. Yeah, thank you Avyakt and School Cast, बिकॉज आप जैसे लोग अगर इस तरीके का पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, लोगों तक ये बात पहुंच रही है, क्योंकि नहीं तो ये इस बारे में अगर बात नहीं होगी तो कभी चेंज ही नहीं आएगा. सो थैंक यू Absolutely. सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. Thank you.